अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मार्केट के ताल्लुक से मैंने लास्ट वीक जो वीडियो बनाई थी उस पर कुछ और पॉइंट्स ऐड करना था, क्योंकि कल एक मैंने न्यूज़ पढ़ी, वो आपसे शेयर करना था। क्योंकि ग्लोबल मार्केट के ताल्लुक से ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हो सकता है आगे चल करके। उससे पहले ये जो कहा जा रहा है कि निफ्टी 1.3 लेवल पे चला गया है, यानी कि 130% पे। तो लास्ट वीक में भी देखा आपने कि अच्छी खासी रैली थी और 17,500 प्लस भी निफ्टी जा चुका है। और जनरली आप देखते हैं कि जब भी दिवाली का टाइम होता है तो उस वक्त ज़्यादा बाइंग होती है मार्केट में, इंडिया में खास तौर पे। तो उस लिहाज से अभी गिर जाएगा ये बोलना मुश्किल है। जनरली दिवाली तक तो ज़्यादा बाइंग ही देखने को आएगी। शायद 17,500 से बढ़ के 18,000 तक भी चला जाए। उसके अलावा इंटरनली जैसे हमने डिस्कस की थी कई चीज़ें लास्ट वीक, कि अभी फिल वक्त दूसरा अल्टरनेटिव मौजूद है नहीं, जिसके बेसिस पे लोग कहीं और इन्वेस्ट करें। जैसे रियल एस्टेट में ज़्यादा नहीं हो रहा है। आप देखे होंगे कि 2-3 दिन पहले गोल्ड भी अच्छा खासा रेट, उसमें भी कमी हुई है। और दूसरे बॉन्ड्स मार्केट वगैरह से भी ज़्यादा इक्विटी मार्केट ही चल रही है, क्योंकि अभी लोगों के पास एक अल्टरनेटिव कोई सूटेबल इजीली एक्सेसिबल है नहीं, तो इसलिए अभी इक्विटी मार्केट वही चल रहा है इंडिया में खास तौर पे, तो उसे चलता रहेगा। लेकिन मैंने आपको याद होगा कि मालदीव से एक इंटरव्यू एक महीना पहले शायद जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि शायद ईयर एंड तक एक छोटा सा शॉर्टफॉल देखने में मिलेगा। वो कहने का रीज़न ये था क्योंकि ग्लोबल चीज़ों को देखते हुए मैंने वो कहा था। जैसे कि 2 उसके एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको देता हूँ। 2 में से पहला वाला अगर हम देखें, फेड अमेरिका का जो रिज़र्व बैंक है, उसका एक स्टेटमेंट है कि अभी जो मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आई है, यानी कि यूएस ने बहुत ज़्यादा करेंसी प्रिंट की है और मार्केट में लेके आए हैं, तो उसके 2-3 तरीके से वो लोग लेकर के आते हैं, जिसको स्टिमुलस पैकेज कहते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप बॉन्ड मार्केट में बहुत सारे बॉन्ड्स खरीदते हैं और उसका पैसा बैंक्स को जाता है, फिर वो लोग वहाँ से फर्दर आगे कॉर्पोरेट्स वगैरह से लोन लेते हैं। तो एक तरफ से इंटरेस्ट रेट्स कम हुए थे, उसके ऊपर से गवर्नमेंट वांटेडली जाकर के मार्केट में पैसा डालने के लिए बॉन्ड्स खरीदती रहती है और पैसा पंप करते रहती है मार्केट में। तो एक तरफ से वो पैसा पंप कर रही थी, एक तरफ से इंटरेस्ट रेट कम कर रही थी, और तीसरा डायरेक्ट कैश पेमेंट, कैश ट्रांसफर दे रहे थे लोगों को, जिनको भी पैसे की ज़रूरत है, उनके अपने पॉलिसी के हिसाब से किसको जितने मिलने चाहिए, डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और बहुत सारे पैंडेमिक रीजंस की वजह से, जिसके से लोग ज़्यादा वो पैसा निकाल के खर्च कर रहे थे कंज्यूमेबल्स पे और दूसरी चीज़ों पर। तो वो तो अभी भी चल रहा है, और इंटरेस्ट रेट का भी अभी कोई बढ़ाने की बात, कोई फिक्स्ड डेट या कोई ऐसा कोई खास स्पेसिफिक स्टेटमेंट इसके फेवर में अभी तक नहीं आया कि कोई इंटरेस्ट रेट जल्दी बढ़ेगा। तो वो भी इसकी वजह से मार्केट भी इतनी ज़्यादा भी भाग रही है, इक्विटी मार्केट। क्योंकि होता क्या है कि जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है, तो उस तरीके से ही इस चीज़ को देखना चाहिए। जब भी मार्केट में कैश ज़्यादा होगा तो लोग के पास ज़्यादा कैश रहेगा, स्पेंड करने के लिए ज़्यादा स्पेंड करेंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपके पास पैसा ज़्यादा है, ज़्यादा लोग कम कमोडिटीज़ को चेस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसलिए आप देखेंगे अच्छा खासा इन्फ्लेशन यहाँ पे भी बढ़ा हुआ है, यूके में भी है, यूएस में भी है, तो तकरीबन हर जगह इन्फ्लेशन चल रहा है। जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है तो फिर रिजर्व बैंक्स ये करते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से फिर कैश की जो अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी फिर कम होता है। तो ये साइकिल, चूंकि इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है वर्ल्ड में तकरीबन हर जगह, तो इसी तरीके से कैश के थ्रू इसको ऐसी तरीके से कंट्रोल में रखा जाता है। अब चूंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन तो कम होगा, साथ ही साथ आपके जो शेयर प्राइसेस है वो भी कम होंगे, और मार्केट में लिक्विडिटी भी कम होगी। यानी कि मार्केट में रोजाना पैसा डाला जाता है और निकाला जाता है। अगर आप उसको इनफ्लो और आउटफ्लो देखें रोजाना के, तो हमेशा इनफ्लो ज़्यादा आ रहे हैं और आउटफ्लो कम है, जिसकी वजह से मार्केट डेली बढ़ते जा रही है। जब भी आउटफ्लो ज़्यादा हो जाएगा और इनफ्लो कम हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि लोग एक्सिट करके निकल रहे हैं, और उसकी वजह से शेयर प्राइसेस भी गिरते जाएंगे। तो जब आउटफ्लो ज़्यादा हो जाएगा तब आपको मार्केट में कमी गिरावट दिखाई देगी। अब मार्केट में आउटफ्लो होने के लिए जनरली ये वो कब होगा, तब आप इंटरेस्ट रेट्स आप बढ़ा देंगे तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, तो वैसे केस में
आपको मार्केट में ज़्यादा आउटफ्लो दिखाई देगा। अभी चूँकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़माने से तकरीबन 2 साल से कम हैं और बढ़ भी नहीं रहे हैं, तो इसलिए मार्केट में रैली सी चल रही है। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होंगे, तब आप देखेंगे कि फिर कहीं न कहीं आपको फ़र्क साफ-साफ नज़र आने लगेगा। लेकिन अभी चूँकि कोई ऐसा फिक्स्ड स्टेटमेंट या कोई कन्फर्म बात अभी हुई नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएँगे, इसलिए भी इक्विटी मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी है। और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो हो रहे हैं लोगों के अकाउंट में, मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, इंडिया इंडिया में तो नहीं हो रहे और बहुत सारे कंट्रीज़ पे नहीं हो रहे, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में हो रहे हैं। और हम खासतौर पे यहाँ पे यूएस को देखते हैं, चूँकि सारा फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज़ जो चीज़ें हैं, सबके लिए यूएस से ज़्यादा रेफ़र किया जाता है हर चीज़, हर कंट्री का। अगर हम यूएस के मार्केट को देखें तो वहाँ पर चूँकि कैश ट्रांसफर अभी चल रहे हैं, तो उसमें भी लोगों के पास स्पेंडिंग पावर अभी बाकी है, परचेज़िंग पावर है, तो वो उसमें वहाँ पे भी मसला नहीं है। लेकिन तीसरा वो है, जो कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में बॉन्ड्स मंथली जाके मार्केट से खरीदती है और पैसा पंप करती है। तो ये आगे चल के थोड़ा कम होने वाला है। मोस्टली जो उसका स्टेटमेंट था आरबीआई फेड के प्रेसिडेंट का, चेयरमैन का, तो ये था कि बाय ईयर एंड वो लोग प्लान कर रहे हैं कि इस बॉन्ड के परचेज़िंग को कम करें। जब ये बॉन्ड परचेज़िंग कम होगी तब फिर अच्छा खासा पैसा मार्केट में कम होगा। तब आप देखेंगे कि आउटफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे का सारा पैकेज एक साथ क्लोज़ हो रहा है। तो एक पार्ट उसका क्लोज़ हो रहा है। इसके बेसिस पे ज़्यादा लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ईयर एंड एक एक करेक्शन तो आ जाएगा। मेबी वो हो सकता है 5% 10% इसी रेंज में आने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एक सर्वे भी हुआ था, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ब्रोकरेज हाउस के, तो लोगों में से भी जब सर्वे किया गया तो लोग तकरीबन 57 लोगों ने यही कहा, 57% लोगों ने यही कहा कि बाय ईयर एंड दे आर एक्सपेक्टिंग ए करेक्शन ऑफ एट लीस्ट अराउंड 10%। तो उसी के बेसिस पे मैंने 1 महीना पहले ये पॉइंट आउट किया था कि ये बहुत ज़्यादा लाइकली है कि ईयर एंड पे शायद आपको एक करेक्शन दिखाई दे। लेकिन ऐसा कि सारा का सारा मार्केट एकदम पूरा डाउन चले जाए, एकदम क्रैश आ जाए, तो वैसा चांसेस मुश्किल अभी दिख रही हैं। लेकिन एक फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको मैं भी आज सुबह में स्टडी कर रहा था, वो आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। वो है चाइना। अभी सेकंड फाइनेंशियल मार्केट जिसकी बड़ी है वो चाइना है, यूएस के बाद। वहाँ पे मसला फिल वक़्त ये है कि एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी है, एवरग्रेनेट के नाम से। वो बहुत बड़ी रियल एस्टेट बिल्डर्स हैं और तकरीबन 300 से ज़्यादा सिटीज़ में वो लोग वहाँ अपने घर वगैरह बिल्ड करके देते हैं। और दूसरों के बिज़नेस भी है, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी है और छोटे-मोटे दूसरे इंटरनेट के बिज़नेस भी हैं। लेकिन इनका मेजॉरिटी जो मेन बिज़नेस है वो रियल एस्टेट का ही है, बिल्डिंग का, बिल्डर्स हैं वो लोग। वो उनका प्रोसेस ऐसा होता है कि वो लोग पहले पब्लिक से पैसा लेते हैं और उसके बाद में वो लोग घर बना के उनको देते हैं। अब चाइना में अगर आप देखें तो एक नई किस्म का रेगुलेशंस को इंटैक्ट करने के लिए पिछले तकरीबन 1-2 महीने से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ पे स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस वहाँ की गवर्नमेंट से आते जा रहे थे। और बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी वो लोग कुछ-कुछ कर रहे थे और एक किस्म का जिस तरीके से टाइटनिंग करना कहते हैं, तो उस किस्म की टाइटनिंग उनके ऊपर चल रही थी, ताकि वहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादा मार्केट को रेगुलेट कर पाए। ज़्यादा चाइना में ये हो रहा है कि मतलब पिछले तकरीबन 10 साल से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग डेट लेते जा रहे हैं बैंक से, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, कॉर्पोरेट कंपनीज़, और बाद में फिर उसको रीपे करने के लिए फिर दूसरा डेट ले रहे हैं, फिर और डेट रीपे कर रहे हैं। तो कर्ज़ ले रहे हैं हायर इंटरेस्ट रेट्स पे, फिर उसको पे कर रहे हैं और इसी तरीके से एक साइकिल चलती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के पास बहुत ज़्यादा ज़्यादा डेट हो गया है। इसके लिए वहाँ पे गवर्नमेंट चाह रही थी कि अब चीज़ों को देखें, रेगुलेट करेंगे, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा डेट हो जाए और फिर कंपनीज़ रीपे ना कर पाएँ, जिसकी वजह से बहुत बड़ा क्रैश वहाँ पे हो। तो वहाँ पे एक इतना कंट्रोल करने के बावजूद बहुत सारे अभी तो कंट्रोल भी 1 ही महीने से स्टार्ट हुआ है, 1-2 महीने से रेट स्टार्ट हुए हैं। लेकिन उससे पहले देखें तो एक कंपनी है जो मैंने आपको नाम बताया, एवरग्रेनेट, उसके पास तकरीबन 300 बिलियन यूएस डॉलर्स का डेट है और वो डेट पे करने के लिए उसके पास अभी पैसा नहीं है। तो उसने एक स्टेटमेंट रिसेंटली दिया है कि भाई अभी शायद वो लाइकली है कि वो बैंक्स को रिपे ना कर पाए, जो इतना बड़ा लोन उसके पास है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोरो करने के ऊपर एक पर्टिकुलर लिमिट लगा दी है कि अब जैसा चाहे वैसा मनमानी आप बोरो नहीं कर सकते। और वो लोग जिन्होंने पैसे दिए थे बिल्डर्स को घर बनाने के लिए, वो लोग पैसा माँग रहे हैं अब जाके, मुझे पैसा वापस कर दो, क्योंकि लोग घर बना के दे नहीं पा रहे, डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो एक्जिस्टिंग इनके पास जो इन्वेंटरी, यानी कि उन्होंने जो बना के रखे हैं घर, वो कोई खरीदने वाला अभी है नहीं।
क्यों खरीदने वाला नहीं है? क्योंकि इनके पास जिस तरह से हमारे पास और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा इक्विटी मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो चाइना में वहाँ पे इक्विटी मार्केट से ज़्यादा लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। वो ज़्यादा कल्चर है वहाँ पर। और वहाँ पे इतने बड़े-बड़े सिटीज़ में बड़े-बड़े टावर्स बना के रखे हैं और एक आदमी ने 2-2 3-3 फ्लैट्स खरीद लिए हैं, 2-2 3 घर खरीद लिए। एक घर में तो रहेगा, लेकिन दूसरे 2-3 जो घर है, वो तो वैसे ही हैं। वो कोई भी किसी को लीज़ पे देने का हो या फिर किसी को रेंट पे देने का हो, तो कोई लेने के लिए आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो पॉपुलेशन जब 10 साल पिछले 10 साल आप देखें तो बहुत ज़्यादा वहाँ की इकोनॉमी में अच्छा बूम आया है। तो जब इकोनॉमी बूम आता है तो लोग तकरीबन अर्बन सिटी से निकल के रूरल से निकल के अर्बन सिटीज़ में आते हैं। तो लोग छोटे-छोटे गाँव से निकल के मेन सिटीज़ में आ गए हैं। जो लेट एज 30 टू 40 के रेंज में है, वो ऑलरेडी माइग्रेट कर चुके हैं। और जो उससे बढ़ के एज के हैं, तो जनरली वो एज में माइग्रेट करेंगे नहीं, लोग जो 40 प्लस हैं। तो वो लोग माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, जो माइग्रेट कर चुके थे, वो कर चुके हैं। और अगर आप देखें, जिस तरीके से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा चाइना में है, लेकिन अगर आप देखें कि इनके यंगस्टर्स कितने हैं, तो वो पिछले 10 साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास वन चाइल्ड पॉलिसी जो है पॉपुलेशन की, वो सिर्फ़ इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में उनकी कमी आई है। अभी रिसेंटली अगर आप देखें, शायद मेरे ख्याल से 1 या 2 महीने पहले की न्यूज़ है कि चाइना ने 1 मंथ चाइल्ड पॉलिसी को निकाल के 3 चाइल्ड की पॉलिसी अभी लेके आए हैं। यानी कि पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी ही थी, एक से बढ़ के औलाद का रिस्ट्रिक्शन था वहाँ पे, लेकिन वो बढ़ कर के 3 हो गए हैं, 3 तक रख सकते हैं। लेकिन ये बहुत लेट डिसीजन है और उसके लिए खास तौर पे ये है कि 2013 से कंपेयर करें, अभी द गार्डियन की रिपोर्ट है, 2013 से लेकर के 2019 को कंपेयर करें तो 2013 में जितनी शादियाँ होती थी, वहाँ अब शादियाँ 31% कम हो गई हैं 2013 के कंपेयर से। देखें 2019 में, मतलब सिर्फ 6 साल के दौरान 30% की शादियाँ वहाँ पे कम हो गई हैं। यानी कि लोगों का डेमोग्राफिक प्रोफाइल बिल्कुल बदल गया है, एज ग्रुप्स बिल्कुल बदल गए हैं और जो इतने देर लोग घर बना के रखे थे, इन्वेस्ट करके रखा था, उसको लेने के लिए कोई आके रहने के लिए नहीं है। तो उसको एक टर्म दिया गया है घोस्ट सिटीज़, यानी कि बड़े-बड़े सिटीज़ बना के रखे हैं, लेकिन पूरे खाली पड़े हैं। ऐसे जैसे कि उसके अंदर भूत रह रहे हैं एक मायने में। तो उसका एक टर्म घोस्ट सिटीज़ भी आप गूगल करके देख सकते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ सकते हैं। तो चाइना में घोस्ट सिटीज़ है, इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है, कोई आके लेने वाला नहीं है। तो उसकी वजह से लोग अपना इन्वेंटरी बेच नहीं पा रहे हैं और पहले से डेट रखा हुआ है और जो लोग नए फ्रेशर्स इन्वेस्टर्स को पैसे दिए थे, वो लोग पैसे वापस माँग रहे हैं, जो सप्लायर थे वो पैसे माँग रहे हैं और इतनी बड़ी कंपनी है और रियल एस्टेट का इतना बड़ा बूम पिछले 10 साल में वहाँ पे चाइना में था, वो उनके पूरे जीडीपी का 25% था। तो बहुत ही रिस्की चीज़ है कि आप अपना पोर्टफोलियो का 25% किसी एक ही सेक्टर में रख दें। जैसे कि अब हम हमारा पोर्टफोलियो हम डाइवर्सिफ़ाई करने की बात करते हैं, तो उसी तरीके से आप कंट्री का डाइवर्सिफ़िकेशन देखें तो उनका 25% जीडीपी बन रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ रियल एस्टेट से। और जो उसमें जो कंपनीज़ हैं वो सारे के सारे बैंक से बहुत ज़्यादा लोन्स माफ़ी हैं। अगर अगर ये $300 बिलियन का जो लोन है वो रीपे नहीं होता है, तो बैंक जिस बैंक ने इसको दिया है उसके ऊपर अच्छी खासी फ़र्क पड़ेगा और बैंक चूँकि सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वो किसी और बैंक से लेते हैं, उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा और सप्लायर से फ़र्क पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा जैसे कि लेमन ब्रदर्स का एक 2008 में देखा गया था यूएस में, जो वहाँ पे भी सबप्राइम क्राइसिस आया था, इसी तरीके से रियल एस्टेट को लेकर के, जो डेट पे डेट लिए जा रहे थे एक-एक करके पीछे, तो उसके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं थी। तो वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा एक एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था मार्केट्स में, बहुत बड़ा क्रैश आया था। उसी टाइप का क्रैश तो हम नहीं कह सकते कि बराबर उसी लेवल पे आएगा। लेकिन चूँकि चाइना एक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जब वो अगर इतना बड़ा गिरेगा, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा इक्विटी मार्केट्स में ज़रूर दिखाई देगा। और ये एक पॉसिबिलिटी है और चांसेस हैं, होना भी चाहिए कि शायद चाइनीज़ गवर्नमेंट उसको बेल आउट करे इस कंपनी को। बेल आउट से मुराद ये होता है कि अभी जितना पैसा वो पे करने का है, वो गवर्नमेंट आएगी और वो पैसा देगी। लेकिन जब गवर्नमेंट आके पैसा देती है, तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं और बहुत ज़्यादा वो आगे चल कर के गवर्नमेंट के कंट्रोल में कंपनी जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और एक पॉलिसी ये भी होती है कि लोग बहुत ज़्यादा अनप्रोपोर्शनेटली लोन्स लेते चले जाते हैं कि ये सोच के कि अगर ज़्यादा बिज़नेस चला तो अच्छा है, हम चलेंगे, कमा लेंगे। मतलब तो प्रॉफ़िट होगा, तारीफ़ होगी और अगर नहीं होता है तो गवर्नमेंट आके बचा लेगी, बेल आउट कर लेगी। लेकिन ये एक एक लिमिट तक हो सकता है, इतने बड़े-बड़े बेल आउट हर वक़्त देते रहना ये गवर्नमेंट्स भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी उनको अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इंटैक्ट रखना है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुए हैं
इन्वेस्टर्स और सप्लायर्स जो थे वो के कंपनी के हेडक्वार्टर्स पे गए और वहाँ पे लोगों ने डिमांड किया कि उनका पैसा वापस किया जाए। जनरली प्रोटेस्ट वगैरह चाइना में देखे नहीं जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, रिस्क। अगर ये होता है तो फिर डेफिनेटली इक्विटी मार्केट्स पे एक असर आएगा, जो शायद 10% हम जो करेक्शन की बात करें उससे ज़्यादा हो। लेकिन अगर बेल आउट होता है तो फिर चांसेस है कि शायद इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे। तो ये देखने वाली चीज़ है, इस पर नज़र रखनी होगी। ग्लोबल न्यूज़ के हिसाब से ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो भी हो सकते हैं उसके हिसाब से। रही बात, अगर ये पूछा जा रहा है कि फिर हम ऐसे है कि इसमें हम क्या करें, तो सिंपल सी बात जो इससे पहले भी कही गई थी कि आप अपने पोर्टफोलियो को तो डाइवर्सिफाई करने के अलावा सारा का सारा पैसा अभी इन्वेस्ट करने के बजाय कुछ पैसा डेफिनेटली अपने पास रखेंगे, अगर आपको करेक्शन मिलता है तो तब इन्वेस्ट करने के लिए। और मैं आपको पिछले 2 हफ्तों से ज़्यादा शॉर्ट टर्म के भी इसीलिए दे रहा हूँ टिप्स वगैरह या रिकमेंडेशंस, जिसको भी डेफिनेटली आपको भी अपने तौर पर स्टडी करके देखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। तो मैं ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, एक बड़ा पोर्शन शॉर्ट टर्म में रखें अभी टाइम बिंग, ईयर एंड तक उसको रोटेट करते रहें। और मैं जब स्टॉक्स भी दे रहा हूँ तो वैसे हैं जैसे कि आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट भी दे, हो सकता है ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट ना दे, 10 to 15% का दे या कुछ उससे कम दे, लेकिन वो शॉर्ट टर्म हो और आप इजीली पैसा निकाल सकें। और ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वो, मतलब ऐसे शेयर्स नहीं है कि अगर कुछ होता तो बहुत ज़्यादा गिर जाए तो कभी उठे ना, उस किस्म के शेयर्स नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट टर्म में रखें और रोटेट करते रहें, और जब करेक्शन आता हो तो फिर आप अच्छे बड़े स्टॉक्स भी जब कम रेट में मिल सकते हैं तो तब लॉन्ग टर्म ज़्यादा उस वक्त सोचा जा सकता है। और सारा का सारा पैसा आप फिलहाल 100% फुली इन्वेस्टेड होने के बजाय कुछ ना कुछ साथ में रखें। और इंडियन सिनेरियो से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि शायद दिवाली से पहले ऐसा कुछ बड़ा देखने को मिले। थोड़ा बहुत करेक्शन ऊपर नीचे चलता रहता है। जनरली दिवाली तक के सेंटिमेंट्स होते हैं जो ज़्यादा इन्वेस्टर कम्युनिटी में, तो वो लोग करते रहते हैं, जो कि शायद मेरे ख्याल से नवंबर की फर्स्ट या सेकंड वीक में है दिवाली। लेकिन अगर आप यूएस का देखें और उसके उसके पर नजर रखेंगे, फेड की जो मीटिंग्स होती है, नेक्स्ट मीटिंग कब है और उसमें क्या डिसीजन लेने वाले हैं, तो उससे आपको एक अच्छा खासा इम्पैक्ट करेगा। और वैसे भी इन जनरल अगर आपको किसी किस्म की कोई न्यूज़ ना भी आ रही हो तभी जब मार्केट इतना भागता है, इतना आगे जाता है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर जो नीचे आएगा फिर ऊपर चढ़ेगा। तो अभी 17,500, 800, 700 पे जो 600 पे जो जा रहा है, तो अगर आपको नेक्स्ट वीक कुछ करेक्शन दिख रहा हो तो वैसे टाइम पे आप इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर है। वजह इसके कि जब बढ़ता जा रहा है तो उसमें इन्वेस्ट ना करें। 1-2 दिन के बाद जब करेक्शन आएगा तो उस करेक्शन में इन्वेस्ट करें, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए करें अभी 1-2 महीने के लिए, फिर उसके बाद में अपने हिसाब से उसको पॉलिसी हम बदलते रह सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इंटरनली कम, लेकिन एक्सटर्नली ज़्यादा क्या-क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं मार्केट पे। और उसके अलावा एक और पॉइंट है जो थोड़ा-सा बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड है। तो जनरली एक थ्योरी होती है इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ वन प्राइस। एक ही प्राइस होना चाहिए जो हर जगह हर मार्केट में चलना चाहिए इकोनॉमिक्स के हिसाब से। लेकिन जहाँ-जहाँ ये प्राइसेस डिफर होते हैं तो वहाँ-वहाँ आपको फिल वक़्त एक एक टाइप का गेन मिलता है। लेकिन ये ज़्यादा दिन चल नहीं सकता। आगे चल कर के आपको सबके प्राइसेस एक ही होने चाहिए, तभी इकोनॉमी सही स्टेबल होने के इंडिकेशंस तभी मिलते हैं। एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, इंडियन है, उनका नाम दामोदरन, उनका वेबसाइट भी है अश्वथ दामोदरन। उनका एक रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि बॉन्ड मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं वो डिफरेंट है, और इक्विटी मार्केट में जो रिटर्न्स मिल रहे हैं उसमें डिफरेंट है। इक्विटी मार्केट में रिटर्न्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, जबकि बॉन्ड मार्केट्स में रिटर्न्स ऑफ कोर्स तरह से कम है। तो आप बॉन्ड मार्केट और इक्विटी मार्केट देखें तो दोनों में फिलहाल बहुत डिफरेंस है, यानी इक्विटी मार्केट बहुत ज़्यादा भाग रही है जबकि बॉन्ड मार्केट उतना ज़्यादा ग्रोथ में नहीं है। तो आगे चल कर के या तो ये होगा कि बॉन्ड मार्केट इक्विटी मार्केट को मैच करेगी, यानी कि वो भी उधर भी बूम आएगा, या ये हो सकता है कि इक्विटी मार्केट नीचे आकर के बॉन्ड मार्केट के बराबर हो जाए। लेकिन होना तो यही है, अगर ये होता है 2-3 साल के टाइम पे धीरे-धीरे, तो फिर कोई ऐसा बड़ा क्रैश नहीं आएगा, बल्कि एक सिंपल से एक सिस्टमैटिक वे में चीज़ें आगे चल कर के इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं, जो जीडीपी है, उसको सही तरीके से इक्विटी मार्केट रिप्रेजेंट करेगी। या नहीं, अगर सडनली अगर आप मैच करे जाएँगे इन दोनों प्राइसेस को, ये 2 मार्केट्स को, तो फिर एक क्रैश वहाँ उस वक़्त एक्सपेक्टेड है। तो ये अब तो आने वाले वक़्त ही बता सकता है कि बॉन्ड मार्केट इक्विटी मार्केट के बीच में जो डिस्पैरिटी है वो किस तरीके से आगे जाकर के आगे एक लेवल पे आएगी।
ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है आगे देखने के लिए। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, बस मैं आपको एक रफ एग्जांपल देने के लिए बहुत आम फहम अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से लॉ ऑफ वन प्राइस को हम नज़र में रखें, तब भी हमको लगेगा कि इक्विटी मार्केट ऑफ कोर्स ज़्यादा जा रही है, जो कि हमारे इंडिकेटर्स से फिट नहीं बैठ रही है। तो ये सब इंडिकेटर्स हैं नज़र में, सबके सामने हैं, जो मार्केट को जानते हैं। तो जब एक भी अल्टरनेटिव दिखता है कुछ, तो फिर अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। तो आप लोग चूँकि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, तो आपको इन चीज़ों से मालूम भी रखना चाहिए और एट द सेम टाइम आपको इसके लिए मेंटली भी प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट ही आ रहा है, तो बस आप खुश हैं और इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। किसी दिन किसी रीज़न से लॉस हो गया, तो आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया। तो आपको मेंटली अच्छी तरह से प्रिपेयर होना है और जो टैक्टिक्स हम फॉलो करते हैं, जो प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं कि भाई मार्केट में हम सही तरीके से तैरें, डूबने के बजाय, उसको उन प्रिंसिपल्स को रखते हुए आपको इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सही तरीके से हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाएँगे। अगर आपको इस पे कुछ डाउट्स हैं, क्योंकि थोड़ा-सा टेक्निकल था आज का, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि भई अच्छा मार्केट में चल क्या रहा है, थोड़ी-सी क्लैरिटी मिले और लोगों में अवेयरनेस भी आए इन्वेस्टमेंट के ताल्लुक से और मार्केट के ताल्लुक से और ग्लोबल इकोनॉमी के ताल्लुक से। और आप कुछ है कमेंट्स, फीडबैक वो भी दे सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें, ताकि आपके अलावा दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बस यही आज का ख़ास तौर पे पॉइंट था, एवरग्रेनेट कंपनी का चाइना के। आप लोग भी अपने तौर पे इस न्यूज़ को देखें और समझने की कोशिश करें कि एग्ज़ैक्टली चल क्या रहा है। कुछ है आपको डाउट तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।